स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाइए तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। पहाड़ में हो रही मूसलाधार बरसात से लोगों की जिंदगी अब पहाड़ सी होने लगी है। नाले और गदेरे इस समय उफान पर चल रहे हैं। अब आप जरा उत्तरकाशी की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ एक नाले में इतना तेज बहाव है कि अपने साथ कुछ भी बहाकर ले जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस उफनते हुए नाले को पार कर रहे हैं। इस कोशिश में जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। अब जरा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की इस तस्वीर पर भी गौर करें। यहाँ नाले पर एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना है और लोग अपनी बाइक को इसी छोटे से पुल के सहारे किसी तरह पार करा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक शख्स बाइक को आगे से खींच रहा है और बाकी लोग पीछे से धक्का देकर पुल पार करा रहे हैं। पूरे पहाड़ भर में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं और लोग अपनी जान पर खेलने को मजबूर हैं। झांसी के मऊरानीपुर कस्बे में अचानक सुखने नदी में बाढ़ आने से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। बाढ़ का पानी आसपास के गांव में पहुंच गया है। कई घर डूब गए हैं और गांव की गलियों से लगातार पानी बह रहा है। वहीं नदी के आसपास की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। जहां सड़क नहीं डूबी है वहां भी जाने से डर लग रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए हूटर बजाकर घरों में रहने की अपील की है। 4 बजे एक रात की घटना है। एकदम पानी एकदम जोर से आया, पूरा मकान टूट करके और कम से कम 5 गजे से आ गया। सब कानम के काऊ पानी आया है, बाल्टी आई से गिर गए, सबे मकान सब चीज सबे पैसा का कवेगा कुछ नहीं बचो घर में। अचानक आई बाढ़ से लोगों के कच्चे घर टूट गए, पक्के मकानों के अंदर पानी चला गया। बाढ़ की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने जरूर इंतजाम शुरू कर दिए हैं। वहीं आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ जब प्रशासन की मौजूदगी में बाढ़ राहत सामग्री दी जा रही थी तो वहाँ लोग लाइन में नहीं लगे थे और न ही दूर दूर खड़े थे। वहीं लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी बुलाई गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि लोग राशन मिलने से थोड़ा संतुष्ट दिखे। एक पैकेट मिला है, आलू मिला है, खिलिया मिली है। अंदर होगा, अंदर कोई देखा तो। कितने परिवारों का है जी? कितने परिवारों का है? ये 8 आदमी का परिवार है। वहीं बाराबंकी के एक गांव में बाढ़ से लोग परेशान दिखे। यहां आने जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। लोग लकड़ी की एक ट्रॉली लेकर खुद ही उसे पार कर रहे हैं। कानपुर देहात में यमुना और सेंगुर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो चुका है। बाढ़ से दर्जनों गांवों का संपर्क मार्ग का आवागमन बंद हो चुका है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ आने से लोगों में इस समय डर का माहौल है। वहीं जिला प्रशासन भी बाढ़ वाले क्षेत्र में मुस्तैद नजर आ रहा है और बाढ़ से निपटने के लिए चौकी और नाव की व्यवस्था तैयार कर ली है। अभी फिलहाल 2 गांव ऐसे हैं, औड़ान और पथार, जहां जाने वाली सड़क पर जो है पानी आ गया है और अभी वह 2-3 फुट है, तो उससे अभी इतना खतरा नहीं है। अगर और जल स्तर बढ़ेगा तो वहाँ नावें डलवाकर पठार अड़ान जो है तो बोरी रास्ता बंद नहीं है। यहाँ तक पानी आ गया है, पानी टाप से हो गया, तेजी के साथ बढ़ रहा है, तेजी के साथ। भोगनीपुर तहसील के एसडीएम राजीव राज और तहसीलदार बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने लेखपालों और ग्रामीणों से बात कर अलर्ट रहने को कहा। पीलीभीत में बाढ़ का प्रकोप अपने उफान पर है। यहाँ जगह जगह पानी भर गया है, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में शारदा नदी का पानी गांव में घुस गया है, जिसके चलते करीब 6 से अधिक गांव बाढ़ में डूब गए हैं। बाढ़ का पानी रास्तों पर इतना ज्यादा भर गया है कि बड़े तो किसी तरह से उस रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे बाढ़ में डूब सकते हैं। लोग मजबूरी में बच्चों को गोद में लेकर बाढ़ के पानी को पार करते नजर आ रहे हैं। रास्ते में पानी भरा हुआ है, बच्चे भी नहीं पार हो पाते, यहाँ से बहुत दिक्कत है आने जाने में। अच्छा, ये पानी कब से भर रहा है? ये बहुत दिन से भर रहा है। क्यों भर रहा है? साल भर तक बाढ़ आता है, सर्द में तो ये पानी आ जाता है, ये भरा रहता है यहाँ बाढ़ का पानी। अच्छा, कब से भरा है पानी लगभग? ये 5-6 दिन ऐसे पड़े रहता है, बहुत सन हो जाता है। तो आप लोग कैसे निकलते होंगे इधर से? पानी से गुजर से निकलता है, कपड़ा उठा के। बाढ़ को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं कि अधिकारी यहां सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आ रहे हैं। उनके आने से ग्रामीणों की कोई मदद नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में 18 जिलों के 1020 गांव बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। हालांकि सरकार ने बाढ़ के हालात से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं।
बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए सर्च और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमों के अलावा एसडीआरएफ और पीएसी की 17 टीमें तैनात की गई हैं। सरकार की ओर से 1773 नाव लगाई गई हैं। बाढ़ पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए 370 बाढ़ राहत कैंप और 784 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों को खाद्यान्न किट दी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ की वजह से राज्य में 1,36,748 लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मेनली हमारा फकरपुर, महसी, नानपारा का क्षेत्र है, जहां पर हम गरीबों को और बाढ़ पीड़ितों को दोनों को राहत सामग्रियां उन नावों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। साथ ही उनको संक्रामक रोगों से बचाए रखने के लिए दवाओं की सप्लाई भी सुनिश्चित कराई जा रही है। सीएम योगी आज गोंडा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 161 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। सीएम योगी सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचे, जहां से वो सीधे अस्पताल के उद्घाटन के लिए पहुंचे। इसके बाद सीएम ने अस्पताल के हॉल में देवी पाटन मंडल के अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें कोविड महामारी, विकास कार्य, कानून व्यवस्था और बाढ़ राहत कार्य को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वे भी किया गया। प्रकार के वायरस जनित बीमारियों में होती है और हमें सर्विलांस पर बेहतर ध्यान देना होगा। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में आह्वान करूंगा कि हम लोगों को इस बारे में तैयार करें कि जहां पे लोगों को थोड़ा भी सर्दी है, खांसी है, हल्का सा हरारत है, बुखार है, लेट न करें, क्योंकि बहुत बार लोग ये मानते हैं कि बरसात का समय है, हरारत हो गई होगी या वायरल फीवर। बैठक में मंडलायुक्त, डीआईजी और चारों जिलों के डीएम, एसपी, सीडीओ मौजूद रहे। सीएम योगी ने यहां स्वास्थ्य विभाग और बाढ़ खंड के अफसरों को भी बाढ़ से निपटने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गुरुवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है और डॉक्टर्स की सलाह से मैंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए, कृपया स्वयं अपनी जांच करवा लें। योगी सरकार के 12 से ज्यादा मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी संक्रमितों में शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, विधि एवं न्याय मंत्री ब्रिजेश पाठक शामिल हैं। जबकि होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी में लव जिहाद का दर्दनाक मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक दिलशाद नाम के आरोपी ने 18 साल की प्रेमिका के साथ पहले रेप किया और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दिलशाद लड़की की दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज था और उसने लड़की को फोन कर मिलने के लिए बुलाया, फिर रेप करने के बाद हत्या कर दी। दिलशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिजन पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नहीं है। वहीं वीएचपी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। वीएचपी का कहना है कि लखीमपुर खीरी में लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। लखीमपुर में भी 2 महीने के अंदर गोला में, लखीमपुर में और धौरार क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर लव जिहाद हुआ है, जिसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका खुद रही संदिग्ध है। पुलिस लड़के के पक्ष से मिल लेती है, उसके बाद ये कह देती है सुसाइड नोट तो हमको पुलिस लड़की के बाप ने दिया है। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने इस घटना की काफी निंदा की और आरोप लगाया कि विशेष समुदाय साजिश के तहत प्रदेश में लव जिहाद फैला रहा है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। कानपुर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग बेटी को गलत नाम बताकर चला गया है। कानपुर में अभी शालिनी के लव जिहाद की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि वहीं एक और लव जिहाद का मामला सामने आ गया। यहाँ एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू नाम से उसे पहले फंसाया, अब उसे इस्लाम कबूल कर निकाह करने का दबाव डाल रहा है। लड़की ने जब ऐसा करने से मना किया तो उसने लड़की की तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी है। कहता है कुछ तस्वीर भी नहीं मेरे पास है, तुम्हारी फोटो कुछ, अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मेरी बेटी से कह रहा कि शादी करो, तुम मेरे मुसलमान हो जाओ, मेरे साथ में रह के। मेरी लड़की मानेगी नहीं, हम लोग हिंदू समाज के हैं, कैसे हो जाएगा ये। और लड़के के मेरे कह रहे मुंह काला कर देंगे तुम्हारे दोनों बच्चों का। फिलहाल इनके सभी आरोपों पर अब देखना ही होगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी, कब जाकर इस बेटी को निजात मिलती है। करीर सहमी इस बेटी अब लगातार गुहार कर रही है कि इसकी अगर कोई भी तस्वीर है तो वो वापस मिले और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ताकि और कोई बेटी ऐसे बदमाश का शिकार न हो।
न्यूज 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। बरेली से एक बच्चे को बोरवेल से बचाने की तस्वीरें सामने आई है, जो बेहद खतरनाक है। यहाँ सड़क के किनारे बोरवेल में फंसे एक बच्चे को बचाने के लिए कुछ लोग कोशिश में लगे थे। इसी बीच एक शख्स रस्सी डालकर बच्चे को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। बच्चे को बचाने की ये तस्वीरें बरेली के शीशगढ़ थाना इलाके की है। इस दौरान आसपास काफी भीड़ जमा हो गई, जो बच्चे के रेस्क्यू को देख रही थी। रस्सी से बच्चे को खींचकर जैसे ही बाहर निकाला गया, वो तुरंत अपने घर वालों के पास चला गया। रेस्क्यू की नीट और जेईई की परीक्षा के विरोध में छात्रों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई के विरोध में राजभवन का घेराव किया, जिसके चलते पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, जेईई नीट परीक्षा टालने के लिए परीक्षार्थियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ताओं पर निर्मम लाठीचार्ज घोर निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी छात्रों की सुरक्षा है, इसलिए सावधानी बरतते हुए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एनटीए ने जितनी व्यवस्थाएं की हैं, जो उसने अभी जारी किया है एसओपी, अब उसमें बेहतर गाइडलाइन दी है। 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई मेंस की परीक्षा होनी है और 13 सितंबर को नीट की परीक्षा होनी है। विपक्षी दल परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर जुलूस की इजाजत देने से इनकार कर दिया। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदेश जारी नहीं किया जा सकता जो इतने लोगों की सेहत को खतरे में डाल दे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का आदेश भी दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े की बेंच ने कहा है कि अगर हम देश भर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत देते हैं तो इससे अराजकता हो जाएगी और एक समुदाय को कोविड-19 महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। याचिका में देश भर में शनिवार और रविवार को मुहर्रम जुलूस की इजाजत देने की अपील की गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट की ओर से पुरी की रथ यात्रा की अनुमति का हवाला दिया। इस पर कोर्ट ने कहा है कि पूरी जगन्नाथ यात्रा एक जगह पर और एक तय रूट पर होनी थी। उस केस में हमने खतरे का आकलन कर आदेश दिया था और आप देश भर के लिए आदेश देने की इजाजत मांग रहे हैं। हम सभी लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर आपने एक जगह के लिए इजाजत मांगी होती तो हम उस खतरे का आकलन कर सकते थे। बता दें कि मौलाना कल्बे जव्वाद मुहर्रम के जुलूस के लिए लखनऊ में धरने पर भी बैठे थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया था। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कांग्रेस की ही साजिश थी। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल के फोन पर हुई बातचीत से इस बात का खुलासा हुआ है। ऑडियो क्लिप में प्रहलाद पटेल ने दावा किया कि जितिन प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन की पूरी साजिश पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने रची थी और इसके लिए उन्होंने बाहर से कुछ मजदूरों को पार्टी दफ्तर बुलाया था। ये सब धीरज गुज्जर, प्रियंका गांधी जो भी करवा दें ठीक है। हम क्या कर सकते बेटा, हम जिला अध्यक्ष बनाए गए, जिला अध्यक्ष हैं, हमें जहाँ मुर्गा बनी होता बन जाइए। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को आधिकारिक तौर पर निशाना बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को जरूरत है कि वो बीजेपी को अपने सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना बनाए, न कि अपने लोगों को निशाना बनाने में उनकी ऊर्जा बर्बाद करे। गुजरात के वलसाड जिले में गुरुवार को सुबह स्याही बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। जिलाधिकारी आर रावल ने बताया कि वलसाड के सारिकाम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में सुबह करीब 6 बजे आग लग गई। ये स्थान अहमदाबाद से 330 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह की सटीक जानकारी अभी नहीं मिली है। हालांकि स्याही निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायनों की वजह से परिसर में आग फैल गई। अधिकारी ने बताया कि दमकल के 8 वाहनों को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। वो करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाने में सफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ही नहीं चीन में भी लोकप्रिय हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम के एक सर्वे के मुताबिक चीन के 50% लोग प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं और उनकी अगुवाई वाली भारत की सरकार की तारीफ की है। सर्वे में शामिल 70% चीनी नागरिकों का मानना है कि भारत में चीन विरोधी भावना बढ़ी है।
जबकि 30% लोगों का मानना है कि दोनों देशों के संबंधों में आने वाले वक्त में सुधार होगा। 9% लोग मानते हैं कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार लंबे समय तक नहीं रहेगा, जबकि 25% लोग मानते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध लंबे समय तक मजबूत बने रहेंगे। ग्लोबल टाइम्स का सर्वे ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच आपसी संबंध तनाव के दौर से गुजर रहा है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक संबंध पहले की तरह समान नहीं हो पाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। केस में ड्रग एंगल आने के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी एंट्री हो गई है। एनसीबी बॉलीवुड के बड़े दिग्गजों समेत 20 संदिग्धों से पूछताछ करने वाली है। एनसीबी की टीम आज दोपहर मुंबई पहुंची। इस बीच ऐसा कहा जा रहा है कि एनसीबी जल्द मुख्य संदिग्ध रिया चक्रवर्ती को समन भेजने वाली है। एनसीबी अवैध ड्रग्स की खरीद और खपत की आपराधिक साजिश को लेकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। ये इतने बड़े लेवल पर अगर कोई हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सप्लाई कर रहा है तो ये वेकअप कॉल है और नारकोटिक्स को पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत एक्शन में हरकत में आना चाहिए। सीबीआई और ईडी ने ड्रग कार्टेल से जुड़े 20 बॉलीवुड सितारों और राजनेताओं की सूची तैयार की है जो जांच के दायरे में आए हैं। इस सूची को एनसीबी के साथ दोनों जांच एजेंसियों ने शेयर किया है। अमरोहा में एक तांत्रिक का वीडियो वायरल करने वाली महिला की हत्या कर दी गई। इरम नाम की इस महिला ने सूफ अकील नाम के तांत्रिक पर रेप और मारपीट के आरोप लगाए थे। वीडियो 2019 का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा था, लेकिन पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपों के मुताबिक तांत्रिक ने इरम के पति को अपने जाल में फंसाकर इरम पर झूठे आरोप लगाए और पति पत्नी के बीच लड़ाई करवा दी। बुधवार को जब इरम अपने पति से चल रहे केस की तारीख पर हसनपुर गई तो वहीं रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। इरम की बहन उज़मा का आरोप है कि वीडियो के बाद बहन को मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं मृतक इरम के पिता नईम अहमद हाशमी का आरोप है कि आरोपी तांत्रिक लंबे समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। पुलिस डैडी में आ गई मुझे 1-1.5 बजे का टाइम होगा और पुलिस डैडी में आ रही हूँ वापस, फिर उसके बाद उसका मेरा कोई संपर्क नहीं। इस घटना में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ में जुट गई है। आजमगढ़ में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पिटाई कर दी गई। मामला सिधारी थाना क्षेत्र का है, जहां लड़का पड़ोस के गांव में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। गांव वालों को भनक लग गई और फिर गांव वालों ने उस लड़के की जमकर पिटाई कर दी। लड़के को पेड़ से बांधकर पीटा गया। लड़का बार बार अपनी बात कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी पिटाई होती रही। बाद में वापस कभी गाँव न आने की हिदायत देकर लड़के को छोड़ा गया। लड़के के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लिया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए। इस संबंध में वीडियो मैंने अभी देखा है, इसमें जांच कराई जाएगी और जो भी पक्ष दोषी है मारपीट का उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं वायरल वीडियो के जरिए पुलिस आरोपियों की पहचान में भी जुट गई है। यूपी पुलिस ने बागपत में बीजेपी नेता संजय खोखर हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम साहिल है और पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया था। पुलिस के मुताबिक साहिल ही संजय खोखर की हत्या का मास्टरमाइंड है। 11 अगस्त को हुई संजय खोखर की हत्या के मामले में ये 5वीं गिरफ्तारी है। साहिल से पहले पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 11 अगस्त सुबह बीजेपी नेता संजय खोखर की बागपत के छपरौली इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के वक्त वो घर से टहलने निकले थे। संजय खोखर पर तमंचे से गोली चलाई गई थी। हमलावरों ने उनकी पीठ, कनपटी और सीने पर गोली मारी थी। फिरोजाबाद में आज जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर मारपीट हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें पुलिस ने अपने बचाव में हवाई फायरिंग की और किसी तरह से अपनी जान बचाई। विकास दुबे की तरह महिलाएं सब एकदम अटैक कर दिया। पुलिस को मारने लगे। हम लोग यहाँ थे तो सब लोगों पे इन्होंने अटैक किया। उस तरह से सब महिलाओं को, बच्चों को और सबको इकट्ठा करके इन्होंने पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता, पत्थरबाजी और गाली गलौज वाली बात पैदा की। मुकदमा लिख के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य की गिरफ्तारी की जारी है
और आवश्यक विधि की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पुलिस ने करीब 4 लोगों को हिरासत में ले लिया और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। हमीरपुर में एक दुकानदार और ग्राहक की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों के बीच उधार को लेकर कहासुनी हुई और मामला देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया। घटना सदर कोतवाली के यमुना पुल के पास की है। दरअसल मछली के एक दुकानदार से ग्राहक ने उधारी में मछली देने की मांग की। दुकानदार ने पहले तो उधार देने से मना किया। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला भी दोनों की मारपीट के बीच में कूद पड़ी और उसने दुकानदार की पिटाई कर दी। हालांकि वीडियो में मारपीट कर रहे लोगों की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। भदोही में जिला बदर हुए अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों और अपराधी के परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा। अपराधी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम वापस न जा सके, इसलिए पुलिस की गाड़ी की चाबी तक दबंगों ने छीन ली थी और बड़ी संख्या में लोग पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े हो गए और पुलिस कर्मियों से जमकर धक्का मुक्की की गई। त्यूरी गांव के रहने वाले आरोपी बादल सोनकर को 21 जुलाई को जिलाधिकारी ने 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया था, लेकिन उसके बाद ही अपराधी अपने गांव में ही आकर रह रहा था। जैसे ही यह जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस टीम अपराधी को गिरफ्तार करने गांव पहुंची। जैसे ही अपराधी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया, पुलिस टीम का विरोध शुरू हो गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस की टीम अपराधी को लेकर गांव के बाहर निकल पाई। पुलिस ने इस मामले में विरोध करने वाले 12 नामजद समेत 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। जौनपुर के लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज कराई थी। प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने आरोप लगाया कि धनंजय सिंह ने उन पर गिट्टी बालू आपूर्ति के लिए दबाव डाला और उनका अपहरण कर धनंजय सिंह के घर ले जाया गया, जहां पर धनंजय सिंह ने पिस्टल दिखाकर धमकी दे रंगदारी भी मांगी थी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर और राज्य सरकार की ओर से भी जवाब दाखिल होने के बाद जमानत मंजूर कर ली। इसी मामले से अभियुक्त संतोष विक्रम सिंह को भी बेल दे दी गई है। कोर्ट ने यही पाया कि कोई इसमें मटीरियल है नहीं। इन्फॉर्मेंट का भी स्टेटमेंट आ चुका था कि पुलिस ने बढ़ा करके उसमें FIR में लिखाया है चीज़ें, तो इस पे कोर्ट ने पाया कि इनको बेल देने के ग्राउंड बनते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि बेल पर रिहा होने के बाद धनंजय सिंह अगर किसी गवाह को धमकाते हैं या फिर किसी अपराध में शामिल पाए जाते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में मुख्तार अंसारी के 2 मकानों को तोड़ दिया गया। मुख्तार अंसारी ने दोनों मकानों को अपने बेटों के नाम कर दिया था। दोनों बिल्डिंग बिना नक्शे के अवैध तरीके से बनाई गई थी, लिहाजा LDA ने इन्हें गिराने के आदेश दे दिए। गुरुवार को सुबह प्रशासन और पुलिस की टीम बुलडोजर के साथ डालीबाग इलाके पहुंची। यहाँ एक बिल्डिंग में ताला बंद था, जबकि दूसरे में एक परिवार रह रहा था। फौरन बिल्डिंग खाली कराई गई और बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन तभी कुछ लोगों ने बिल्डिंग गिराने का विरोध शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी और विरोध करने वालों को मौके से खदेड़ दिया गया। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को कुर्क कर जब्त कर लिया है। आरोप है कि इन संपत्तियों को अतीक अहमद ने अपनी सियासी रसूख का इस्तेमाल करके अवैध तरीके से हासिल की थी। जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है उनमें खुलदाबाद का मकान और चुनावी दफ्तर, चकिया मोहल्ले में 2.5 करोड़ के 2 मकान, धूमनगंज में 1 प्लॉट, धूमनगंज का 1 मकान, MG रोड पर अली टावर की दुकानें शामिल हैं। पुलिस की टीम ने अतीक अहमद की 7 अवैध संपत्तियों की एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी थी। रिपोर्ट की जांच की गई तो पता चला कि ये सभी संपत्तियां गैर कानूनी ढंग से अर्जित की गई थी।